नमस्कार, मैं प्रताप चौहान आपका स्वागत करता हूं एक खास एपिसोड में जो हमने बनाया है विशेषकर आपके लिए, क्योंकि आज जो हम बात करने वाले हैं उस विषय का नाम है साइंस ऑफ आयुर्वेदा। दुनिया में आज आयुर्वेद काफ़ी प्रचलित हो रहा है, देश विदेशों में आयुर्वेद की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, लेकिन एक चीज़ की कमी अभी लोग आमतौर पर महसूस करते हैं और अक्सर हमें भी वो बताते हैं कि आयुर्वेद में कहीं ना कहीं साइंटिफिक इनपुट की अभी कमी है। क्या ये क्वेश्चन सही है? क्या ऐसा मानना सही है? इसी विषय पर आज बात करेंगे। हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध दो एमिनेंट साइंटिस्ट, जो कि भारत में तो बहुत कार्य इन्होंने किया, लेकिन विश्व के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर भी बहुत काम किया। प्रोफेसर समीर ब्रह्मचारी जी, नमस्कार सर। और डॉक्टर वीके गुप्ता जी, नमस्कार। जैसा कि हम आयुर्वेद के बारे में अलग अलग विषय लेकर आपके सामने आते रहते हैं, तो आज केवल हमारा विषय यही रहेगा कि जो आयुर्वेद है हमारा, जिसको हम बार बार हम ये कहने की कोशिश करते हैं कि ये एक ट्रेडिशनल साइंटिफिक सिस्टम है, लेकिन हमारे जो मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, जो कि जैसे प्रोफेसर ब्रह्मचारी हैं, तो इनका अगर हम बात करें तो इन्होंने इंडिया में जो आयुर्जेनोमिक्स और उससे पहले जो है जेनोमिक्स, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेनोमिक्स एंड बायोलॉजी, इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, IGIB, उसके फाउंडर हैं। और गुप्ता जी को तो शायद अगर मैं नाम लूँगा आपको, डॉक्टर वीके गुप्ता, अगर आप आयुर्वेद से ताल्लुक़ रखते हैं तो शायद आपने TKDL का नाम तो सुना होगा ज़रूर, ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी, जो कि आपने इनिशिएट की सर। और एक ऐसा आपने मेरे ख्याल से गिफ्ट दिया इस वर्ल्ड को कि आयुर्वेद को हम प्रिजर्व कर सकते हैं, अपनी धरोहर को। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर, आपसे शुरू करेंगे कि ये जो हम सुनते हैं बार बार कि आयुर्वेद ये एक साइंस है, साइंटिफिक है या नहीं, तो आपका क्या व्यू है इसमें? व्हाट डू यू से? इज इट साइंटिफिक नॉलेज और इट इज जस्ट ट्रेडिशनल नॉलेज, और क्या? देखिए, when I was in school, college, or did my PhD, I had very little idea about Ayurveda. To address your question, Pratap ji, 2001, I realized that there is an old relationship of 1500 years BC, almost 4000 years old knowledge, where it was participatory, it was predictive and preventive. This was brought to our notice by the then Science and Technology Minister, and also I learned from Dr. V.K. Gupta's team in TKDL. That initiated a belief that there must be some link, and we worked on that, and I'm so proud to say it took us 7 years to understand that actually there could be a link, and that's how the seed of Ayurgenomics was set. तो दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। गुप्ता जी, आपने जो TKDL बनाया, सो व्हाट वाज योर इनिशिएटिव, व्हाट वाज योर इंस्पिरेशन बिहाइंड ऑल दिस? देखिए, 1995 में जी, यूनाइटेड स्टेट्स ने पेटेंट ऑफिस ने एक पेटेंट ग्रांट करा था जी, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी ऑफ टर्मेरिक, हल्दी की प्रॉपर्टीज पर। और जो हर ग्रैंड मदर को, हर मदर को अपनी किचन में एज ए रेसिपी मालूम है, तो हिंदुस्तान में काफ़ी रोष आया था। CSIR ने, डॉक्टर माशेलकर ने उसके ऊपर प्रोटेस्ट करा था, और अल्टीमेटली यूनाइटेड स्टेट्स ने वो पेटेंट रद्द करा था। तो फिर भारत सरकार ने मुझे एक कार्य दिया था, ये देखने के लिए क्या इस समस्या का निदान हो सकता है, ये समस्या कितनी गंभीर है। तो हमने एक टीम बनाई थी, टास्क फोर्स बनाई थी। जब हमने स्टडी करा तो हमें पता लगा ये एक पेटेंट नहीं है। US में हर साल करीब 5000 मेडिसिनल प्लांट बेस्ड पेटेंट दिए जाते हैं, जिसमें 2000 पेटेंट तो हिंदुस्तान के प्लांट से रिलेटेड हैं, और उसमें 80% तो स्पेसिफिकली हिंदुस्तान के आयुर्वेदा यूनानी सिस्टम पे दिए जाते हैं। तो अब सवाल ये आया कि जो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, मॉडर्न सिस्टम है, उसमें जब ये पेटेंट दिए जा रहे हैं तो इनको कैसे रोका जाए। जब हमने बासमती का पेटेंट लड़ा था जी, तो हमें 7.5 करोड़ लीगल फीस में देना पड़ा था। अब इतना रुपया भारत सरकार नहीं खर्च कर सकती थी, 2000 की बात। तो फिर हमने सबसे पहले आयुर्वेदा को देखा,
जो हमारी किताबों में लिखी हुई है, हमारे यहाँ भाषाओं में अवेलेबल है, संस्कृत में और हिंदी में, और पेटेंट कभी नहीं दिया जा सकता जब ये चीज किताबों में अवेलेबल है जी। तो क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि वो किताब यूएस में अवेलेबल नहीं है और संस्कृत वहां कोई समझता नहीं है और आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी नहीं आती। और दूसरा, पेटेंट सिस्टम एक मॉडर्न क्लासिफिकेशन पे चलता है जिसका नाम है इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन जी। तो सवाल ये था, आयुर्वेद अगर साइंटिफिक है तो क्या हम उसको इंटरनेशनल पेटेंट क्लासिफिकेशन में स्ट्रक्चर कर सकते हैं? अगर साइंटिफिक है तो हो जाएगी स्ट्रक्चर जी, और नॉन साइंटिफिक है तो नहीं होगी। तो फिर हमने एक स्टडी करी जी, और उसमें हमने आयुर्वेदा को और मॉडर्न मेडिसिन को कंपेयर किया जी, उसके बेसिस पे, उसके ऑब्जेक्टिव एम्स एंड मेथोडोलॉजी पे, उसकी दवाइयों पे, उसकी डायग्नोस्टिक मेथोडोलॉजी पे। तो फिर पता लगा काम करने का तरीका फर्क है, प्रिंसिपल फर्क है जी, बट दोनों चीजें स्ट्रक्चर्ड है। दोनों स्ट्रक्चर्ड है। अब आयुर्वेद में क्लिनिकल डिस्टिंक्शन होलिस्टिक है जी, और मॉडर्न साइंस में लोकल है। तो इसमें क्या फर्क है? कोई ऐसा खास फर्क नहीं है। तो आयुर्वेद में ट्रीटमेंट क्योर करते हो जी, मॉडर्न साइंस में रिलीफ है। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जो दोनों साइंसेज हैं, ये दोनों सिस्टम्स हैं, दोनों स्ट्रक्चर्ड हैं, बिल्कुल, और वेल स्ट्रक्चर्ड है। ये हम कह सकते हैं कि शायद उनका जो है टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफर है, ऐसा कुछ कह सकते हैं। देखिए ऐसा है, ये सिस्टम बनाए गए 2500 बीसी में जी, आयुर्वेद। जी, उस समय की भाषा थी संस्कृत, जी, जो सबको आती थी। आज संस्कृत नहीं आती है तो हमारी संस्कृत की इग्नोरेंस इनको पुराना कहती है। जी, अगर हमें संस्कृत आए जी, तो आयुर्वेद इज एज मॉडर्न मेडिसिन। वेरी गुड। तो डॉक्टर प्रोफेसर समीर ब्रह्मचारी जी, आप तो फाउंडर हैं आईजीआईबी के, और इसी में से फिर निकला आयुर्जीनोमिक्स का प्रोजेक्ट, जो कि आज काफ़ी भारत के कई क्षेत्रों में उस पर काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। तो ये जो जीनोमिक्स का जो प्रोजेक्ट है, इसमें हमारी जो आयुर्वेद की प्रकृतियां हैं, वात प्रकृति, पित्त प्रकृति, कफ प्रकृति, तो इसका जो हमारी जीनोटाइप है या जीन्स हैं, उसके साथ कुछ कनेक्शन अभी देखने को मिला उसमें। या अब देखिए, मैं तो साइंटिस्ट हूँ जी, पहला तो पायलट प्रोजेक्ट में कुछ सक्सेस नहीं होता है तो मैं कम नहीं करते। जी, मैं रशिया गए थे, उधर जाके देखा 2001 साल में रशिया में रीजनरेटिव मेडिसिन सेंटर में मॉडर्न मेडिसिन का टेस्ट हो रहा है, 54 मेजरमेंट हो रहा है, बायोकेमिकल टेस्ट। अच्छा, उसके बाद 54 टेस्ट, उसके बाद क्लिनिकल होता है जो वो पंचकर्मा, एंड देयर आर इंडियन Ayurveda doctors sitting in Russia, Moscow, treating people with the patient. मैं तो अजब बन गए, अच्छा, एकदम I was surprised. Then I met the president of the Russian Academy of Sciences, and he said he's a mathematician, that he convinced that this is a good science. Old, he has benefited. वो देखने के बाद हम लोग आके ठीक है एक प्रोजेक्ट बनाए, सो हम लोग प्रोजेक्ट बनाया, and that project clearly demonstrated that there is a clear relationship with respect to people, subgroups of people, and the way Ayurveda classifies people with respect to Vata, Pitta, Kapha. What was interesting, we could actually show that high altitude people whose Prakriti is, those who live on high altitude, their Prakriti is discretely different than those who fall sick. And this we could actually correlate with the gene expression profiling, and that clearly shows that we connected to a gene which is responsible, subsequently shown as a high altitude, and 2008 it was the first scientific genomic interpretation correlation, and I was very proud that I led this team for 7 years. Although people didn't like, nobody believed it's possible. And subsequently, we have, of course, gone and got Sanskrit Shloka printed in Proceedings of American Academy of Sciences, where we have shown that it is true that there is 3 tiers of information. When you look at population, there is your genetic makeup, your food habits, your lifestyle, all this comes together when you have treated. The genetic
component has two components, what is static, what we call genotypes, and what is dynamic, which is your state of expression of those genes. You may have the gene mutate, but you may not be expressed. So therefore, this correlation is what is turning out to be quite meaningful. And I believe as we study more, we will see more and more correlation with various genes, and will be eventually establish that the P4 modern medicine and Ayurveda was very similar. तो इसमें व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि जो हमारे ऋषि मुनियों ने जो लिखा उसको आप साइंटिफिकली पूरा वैलिडेट कर रहे हैं उसको. देखिए, ये बिलीवर एंड नॉन बिलीवर का प्रॉब्लम है. अच्छा. I believe today we are talking about what is the failure of modern medicine. Modern medicine has become too expensive. Modern medicine was believed on the principle of single disease, single molecule. A single target, single molecule. Today we know this paradigm is not working. We need multiple targets. What is traditional medicine? A mixture of herbs. What I also believe that to protect intellectual property, they messed up, they mixed up many herbs which may not have any meaning. So therefore, there were certain intellectual property protection which actually bothers us. Can we not do principal component analysis, all those medicine used? Can we not segregate them out? This is the modern medicine tool. That's why we were trying to do large data analytics from your center, and we believe those data will throw open the new way of looking. Modern medicine is, tomorrow's modern medicine is going to be predictive, genomic medicine. Ayurveda had predictive power. It had preventive power. It also regenerative power. We are talking about regenerative medicine. So we are talking about precision. What Ayurveda lacked, if I look at now at the point of science, is the precision. How do we bring this precision into Ayurvedic treatment, where you can correlate a molecular function with the principles of molecules that you are giving, the herbs you are giving? तो इस पर काम करने की जरूरत है. Absolutely. And I believe we need lot more investment, lot more work in this direction. And we believe that people like you, who are expert on the field, should participate and educate the modern science people. And then you also have to leave your ground and move up a little bit and say, how do we embrace? Basically, we want to cure people. Yes. Modern medicine for chronic disease is unable to cure. Right. I take statin, I have to take statin for my life. I take metformin, diabetic patient, I have to take it for life. How do we get out of it? Ayurveda, technically, has the capacity to cure the disease. Right. So therefore, but we have to embrace the modern medicine. बिल्कुल बिल्कुल. Modern methods of science. It cannot happen without being, but I think, with a computerized approach, with a lot of data churning capability, and based on the traditional knowledge information that we have, I think we can make a difference. तो सर आपने कहा कि you have to be believer or non-believer. So we have another believer here with us, Dr. Gupta. और गुप्ता जी ने believe किया, तो I think that's how TKDL came into existence and it became. तो सर अभी और क्या बिलीफ आपकी है आयुर्वेद के बारे में, क्या और मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ बिफोर गुप्ता जी बोले. तो मैं जब दूर से देखा था TKDL को, वो चलता रहा था CSIR निज केयर में. मैं जब DG बन गए, मैं खूब नजदीक से देखा. अच्छा. एंड मैं देखा कितना स्ट्रगल है ये करने में. मैं सबसे खुश हूं. जिंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हुआ हमारा जिंदगी में जब मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ यूएस गए थे. उसमें एक ट्रीटी साइन करना था. यूएस पेटेंट ऑफिस इज टेकिंग समथिंग फ्रॉम इंडिया टू एक्सेस TKDL. गुप्ता जी का काम. वो मैं बैठ के उधर जब साइन किया, मैं बोला पहला टाइम यूएस एक कुछ ले रहा है हमारा से, जिसके उसको सीखने के लिए वो लोग हमारा पास आने पड़ेगा. Definitely it's a very proud moment. And I think it was all because Gupta ji did the job, and I only close quarter whatever I could do
to make TKDL happen. तो डॉक्टर गुप्ता, TKDL तो आपने फाउंड किया, बनाया, अभी और भी काम इसमें आगे चलेगा, लेकिन क्योंकि आप एक इनोवेटिव आइडिया वाले आदमी हैं, मैं देखता हूँ आपने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर और फिर आपका निस्कॉम, निस्केयर, कई जगह आपने ऐसे काम किए, आईटी को जोड़ा और आईटी को ट्रेडिशनल मेडिसिन से आपने जोड़ करके TKDL बनाया। तो ऐसा कुछ और आपकी बिलीफ्स हैं कि जो हम जो आगे फ्यूचर में आयुर्वेद के साथ कर सकते हैं? देखिए, मैं TKDL के संदर्भ में जो आयुर्वेद की इम्पोर्टेंस बताते हैं जी, वो मैं 2-4 बातें आपको और बताता हूँ। जी बताइए। खाली यूएस ने हमसे TKDL की एक्सेस हिंदुस्तान की शर्तों पे, शर्तें यूएस की नहीं थी, शर्त हमारी थी कि भाई आप TKDL एग्जामिनर से यूज कराओगे लेकिन किसी को बताओगे नहीं, कोई इसका डिस्क्लोजर नहीं करोगे। यूएस ने, यूरोप ने, जापान ने, कनाडा ने, यूके ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सबसे ने हमसे एग्रीमेंट करा और हिंदुस्तान की शर्तों पे यूएस ने अपने एग्जामिनर भेजे हमारे पास ट्रेनिंग के लिए। ये बहुत रेयर है जी कि यूएस किसी डेवलपिंग कंट्री में अपने साइंटिस्ट को ट्रेनिंग के लिए भेजे। फिर मैं एक और बात बताता हूँ, TKDL सिर्फ आयुर्वेद का लैंग्वेज बैरियर ब्रेक करता है, बट वैल्यू तो आयुर्वेद में जी। तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां जो पेटेंट लेती थी आयुर्वेद पे, जैसे नेट्रॉन है यूएस की, GW फार्मा है ग्रेट ब्रिटेन की, यूनिलीवर है, जॉनसन एंड जॉनसन है, डेटा मेडिका है, कोरिया की पिरामिड है, ये वो बड़े नाम हैं जो दुनिया की बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां हैं। ये आयुर्वेद के ऊपर पेटेंट लेने की कोशिश करती थी $1 लाख पेटेंट में खर्च करके। जी, अगर आयुर्वेद में वैल्यू नहीं है तो वो इतना पैसा क्यों खर्च कर रही थी? TKDL से हमने उन्हें रोका और हमने अपनी आयुर्वेद को अपने देश के लिए रखा, लेकिन वो इतना पैसा क्यों खर्च करती थी? तो ये बिलीवर वाली बात हमारे देश के लोगों को पता लगना चाहिए। जो दुनिया की बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल ड्रग एंड फार्मा $1 ट्रिलियन कंपनीज हैं, जिनकी टर्नओवर हमारे देश की इकोनॉमी से बड़ी है, वो हमारा आयुर्वेद क्यों चोरी करना चाहती हैं? डेफिनेटली। तो इस बात से ये सत्यता में मालूम होती है कि हमारे देश को, जब वो इतने बड़े बड़े लोग इस पे बिलीव कर रहे हैं, तो हमारे देशवासी क्यों नहीं ज्यादा विश्वास करते? तो बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हमारी धरोहर है, हमारे यहाँ हजारों वर्षों से ये चल रही है, लेकिन हम ही लोग इसको जो है बिलीव नहीं कर रहे हैं। जैसा कहते हैं दिया तले अंधेरा, यानी कि हमारे पास एक ऐसी ट्रेजर है, एक ऐसी गोल्ड माइन है जिसको हम रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे हैं, जबकि दूसरे देशों की जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं लाखों डॉलर्स खर्च करके एक वो हल्दी पर या किसी और पर वो पेटेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत इंटरेस्टिंग हमारा डिस्कशन चल रहा है, आप कहीं मत जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वापस आकर के फिर बात करेंगे। हमारे 2 गेस्ट, हमारे एमिनेंट साइंटिस्ट जो हमारे बीच आए हुए हैं, हमारा ये जो विषय है आज का साइंस ऑफ आयुर्वेदा, इसमें कुछ और इंटरेस्टिंग बातें करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। अभी वापस आते हैं, आप कहीं मत जाइए। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं आप? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार। वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत स्पेशल टॉपिक पर, साइंस ऑफ आयुर्वेदा, और हमारे साथ हैं 2 भारत के एमिनेंट, भारत नहीं मैं कहूँगा कि पूरे विश्व के 2 एमिनेंट साइंटिस्ट हमारे साथ हैं, डॉक्टर वीके गुप्ता, प्रोफेसर समीर ब्रह्मचारी जी। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात चल रही है। हमने जाना कि किस प्रकार से जो हमारा आयुर्वेद है उसको अगर हम अच्छी गहराई से स्टडी करें तो वो भी एक अपने आप में एक परफेक्ट साइंस है, मॉडर्न साइंस से वो डिफरेंट नहीं है। उसकी जो स्ट्रेटजी है, उसका जो स्ट्रक्चर है, वो भी साइंटिफिक है। और इस चीज़ को समझने के लिए आज पूरे वर्ल्ड में लोग काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी अपनी जो धरोहर है, हम थोड़ा सा उससे अभी परहेज कर रहे हैं।
और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी है वो तो फिर भी आयुर्वेद में काफ़ी विश्वास करता है, लेकिन जो हमारे जो एजुकेटेड पॉपुलेशन है उनका उतना विश्वास मैं समझता हूँ कि उतना भी नहीं है शायद। क्या कारण हो सकता है? देखिए प्रताप जी, ये बात सही है, 65% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन स्टिल टेक्स ट्रेडिशनल मेडिसिन। जी इसके लिए ही मैं भारत सरकार ने एक आयुष मिनिस्ट्री बनाया। जी। सरकार के तरफ से एक एफर्ट है जी। नया हॉस्पिटल्स भी बन रहा है, लेकिन ये जो साइंस था ब्रिटिश, जब हम वेस्टर्न मेडिसिन आया वो इसको डिस्प्लेस कर दिया। आप पुराना रिकॉर्ड में जाए देखेंगे 1800 में हमारा बेस स्ट्रॉन्ग आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट फैसिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटीज वेर देयर। सो ये थोड़ा रिप्लेसमेंट हो गया जी। एंड दिस इज पोस्ट वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, the chemical industry actually proliferated and dominated the pharmaceutical sector. There are 3 चीज का जरूरत है आयुर्वेद को एस्टैब्लिश करने के लिए साइंस। वो पुराना जो नॉलेज है वो ऑलरेडी ट्रांसलेटेड है, उससे लिंक करना है मॉडर्न मेडिसिन के साथ, तो दोनों बातचीत करना है। सेकेंड चीज करना है जो प्रोडक्ट, देखिए टैक्सॉल एक कैंसर ड्रग, वो तो मेडिसिनल प्लांट से आया, और अब की बार तो जो 80% ड्रग्स जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो तो सब मेडिसिनल प्लांट से आता है। अभी तो नोबेल प्राइज भी जो मेडिसिन का मिला, सही है, चाइनीज नोबेल प्राइज दिस ईयर, इट इज ऑल्सो ए ग्रेट एक सिग्नल मिला जी, जो ट्रेडिशनल नॉलेज को वर्ल्ड रिकॉग्नाइज कर रहा है जी। ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है ये साल, तो हमें थोड़ा और काम करने की आवश्यकता है, हम लोग का देखना है। क्या हुआ, आपको आयुर्वेदिक एजुकेशन में साइंस ज्यादा पढ़ाना चाहिए जी, सो दैट उसके मालूम हो जाए बायोकेमिस्ट्री क्या है, पाथवे, ये तो एक ही चीज है। तो आप कह रहे हैं कि हमारा जो एजुकेशन है कॉलेजेस में उसमें हमको साइंस को इंटीग्रेट करना जरूरी है। जो आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम में जी, जी। बहुत, अभी मेडिकल एजुकेशन सिस्टम में भी जीनोमिक्स इंटीग्रेटेड नहीं हुआ, उसके बहुत प्रॉब्लम है। सो हम लोग को मॉडर्न साइंस को जो ट्रेडिशनल नॉलेज एजुकेशन सिस्टम में यूज करना है। डॉक्टर गुप्ता, आप तो पूरे आज विश्व में जो है ट्रेडिशनल मेडिसिन के साथ जुड़े हुए हैं और आप यूनाइटेड नेशंस में भी काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी, हर्ब्स पर, तो आपका संपर्क काफ़ी देशों से रहता होगा ट्रेडिशनल मेडिसिन में। एक चीज़ मैं भी देखता हूँ, मैं जब ट्रैवल करता हूँ पूरे वर्ल्ड में, तो चाइनीज़ मेडिसिन जो है वो काफ़ी सारे देशों में अच्छी तरह से एक्सेप्टेड है, स्थापित है। तो ऐसा क्या, मतलब चाइनीज़ मेडिसिन में क्या अलग है हमसे कि वो इतना एक्सेप्टेंस उसका है? देखिए 2 कारण है जी, चाइनीज एंड कोरियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। एक तो चाइनीज अपने ट्रेडिशनल सिस्टम को बढ़ावा देते हैं जी, उसमें वो नए पेटेंट परमिट करते हैं, उसमें नई रिसर्च परमिट करते हैं, नई दवाइयाँ डिफिकल्ट रूट के आने की बजाय आसान रूट से आ सकती हैं जी। तो इस कारण क्या हुआ है कि चाइनीज लोगों का फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है। अच्छा। हमारे यहाँ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट में 54 किताबें बताई गई। अगर आप इन किताबों की फॉर्मुलेशन से दवाई बनाएंगे तो फिर आपको ड्रग अप्रूवल की जरूरत नहीं है, और अगर कोई नई फॉर्मुलेशन लाएंगे तो आपको अप्रूवल लेनी पड़ेगी। तो उससे क्या हुआ कि हमने किसी कारणवश हमने अपनी रिसर्च को रोका है। अच्छा। आयुर्वेद की, यूनानी की, उस रिसर्च को हमें स्थापित करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? इसके लिए 2-3 चीजें करी जा सकती हैं। हमने ये टीकेडीएल बनाई, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है जी, सीएसआर इसको कस्टोडियन है। इसमें हमारे पास 42 मिलियन पेजेस की इंफॉर्मेशन है जी। एक ये ऐसा माध्यम है जो टर्मिनोलॉजी का ब्रेक कर देता है, मसूरिका को स्मॉल पॉक्स बता देता है, गुडुची को टीनास्पोरिया कॉर्डिफोलिया बताता है जी। तो इसका मतलब है कि एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आयुर्वेद और यूनानी के लोग और मॉडर्न साइंस और मेडिसिन के लोग इंटीग्रेट हो सकते हैं। तो टीकेडीएल को हमें नेशनल इंस्टीट्यूशंस को एक्सेस कराना चाहिए, आज अवेलेबल नहीं है, और उस पर रिसर्च करनी चाहिए जी। दूसरा, हमारे जो इंडिया के ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, चाहे आयुर्वेद है, चाहे यूनानी है, चाहे सिद्धा है, ये सब एक ही बायो रिसोर्सेज पर है।
एक ही ह्यूमन जीनोम पे इनकी दवाइयां दी गई हैं। आज आवश्यकता है कि लैंग्वेज बैरियर ब्रेक करके हम इसका पोटेंशियल देखें, क्या इनको इंटीग्रेट करा जा सकता है। जी, क्योंकि हमारे आयुर्वेद में भी इस तरह का एक डिस्क्रिप्शन है कि जो फिजिशियन है वो अगर एक ही साइंस को जानता है तो इट इज नॉट सफिशिएंट, उसको दूसरी साइंस को जानना चाहिए, तभी हम एक राइट डायग्नोसिस पर आ सकते हैं। मैं इसी बात पे आ रहा था कि आज हमें इंटरडिसिप्लिनरी सिस्टम विद इन इंडिया मेडिसिनल सिस्टम, ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा जी, इनको इंटीग्रेट करना चाहिए और विश्व के सिस्टम के साथ हमें अपनी आयुर्वेद को जोड़ना चाहिए। यू मीन चाहे वो चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम है, अच्छा, या कोरियन मेडिसिनल सिस्टम है, बोथ आर प्लांट बेस्ड। व्हाट अबाउट मॉडर्न मेडिसिन? एंड इसमें कोई संदेह ही नहीं है, मॉडर्न मेडिसिन की जो अच्छी पद्धतियां हैं, अच्छी चीजें जो उसकी, जो उसकी अच्छे मेथड है मेजर करने की, जो इन सिस्टम्स में नहीं थे। मॉडर्न सिस्टम में डायबिटिक मेजर कर दी जाती है कि इस रेंज से इस रेंज में, तो हम क्यों नहीं अच्छे मेजरिंग टूल्स मॉडर्न सिस्टम के जी अपने आयुर्वेद, यूनानी में इंटीग्रेट करें जी। और वही बात प्रोफेसर ब्रह्मचारी कह रहे थे जी कि हमारी कॉलेज एजुकेशन में हिंदुस्तान अपने आप में एक अभूतपूर्व देश है जी, जहाँ पे आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा के इतने सारे कॉलेजेस हैं, जहाँ पे एमडी दी जाती है जी, जहाँ पे उनका अपने हॉस्पिटल्स हैं, अपनी हजारों डिस्पेंसरियां हैं, बहुत अच्छा कार्य है। लेकिन अब इस कार्य को अगर आगे बढ़ाना है तो उसमें मॉडर्न मेडिसिन, उसमें इंटीग्रेशन ऑफ आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जी, ये सारी चीजों को हमें करिकुलम में इंटीग्रेट करके हमारे को मॉडर्न आयुर्वेदाचार्य बनाना चाहिए। बनाने आपने बड़ा अच्छा आवश्यक टेक्नोलॉजी की आपने बात की, और जैसा कि जीवा ने वर्ल्ड का एक पहला आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सेंटर बनाया है जिसमें कि हम टेक्नोलॉजी का काफ़ी प्रयोग करते हैं। तो मेरा प्रश्न ये है प्रोफेसर साहब आपको कि जो मॉडर्नाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा है, इसमें टेक्नोलॉजी का रोल तो डेफिनेटली है, लेकिन और क्या क्या चीज़ें हमें और ऐसी करनी पड़ेंगी कि हम आयुर्वेदा को थोड़ा और मॉडर्नाइज करें, ताकि जो हमारी आज की जो मॉडर्न एज की जो जनरेशन है वो उसकी एक प्लेटफॉर्म पर आकर के हम उसको प्रेजेंट कर पाएं। देखिए, जीनोमिक मेडिसिन हमको एक नया अपॉर्चुनिटी खुला है। ऑल्सो दिस इज ए पॉइंट वेयर मॉडर्न मेडिसिन इज बिग क्राइसिस। इट इज द कॉस्ट ऑफ ड्रग डेवलपमेंट हैज गॉन अप टू बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इन द प्रोसेस it's an ideal time when one can push a new idea, because modern medicine is not able to cure many diseases like arthritis, diabetes. You know, it manages the disease, it manages your blood pressure, but doesn't cure your hypertension. I think Ayurvedic principles, if I understand correct, you know better, that it had ability to change your lifestyle and make a difference permanently. We are also suddenly newly discovered that we all carry equal number of cells of bacteria in our stomach, in the gut and all. And these bacteria actually contributes to many of these chronic diseases, including diabetes. So we have realized now that we need to manage food and medicine together. Right. Ayurveda understood it long back. Right. Because you had panchakarma. You are cleaning the gut, rehabilitated with the... So therefore that has fascinated me. I believe this new gut genomics, metagenomics of the gut bacteria, which is a new science, which is showing that how bacteria in the gut changes with age, changes with food habit. It is a great link to Panchakriya, all those things you do, Panchakarma you do by cleansing. The concept of cleansing is nothing but removing a set of bacteria, and this can be done easily from the stool analysis. So I believe there's a great future of doing pre-treatment and post-treatment stool analysis to see how bacterial populations have changed. बहुत अच्छी बात आपने कही, और एक छोटा सा ब्रेक और लेना पड़ेगा हमें, क्योंकि हम जो जिस विषय पर बात कर रहे हैं बहुत इंटरेस्टिंग है, और जैसा प्रोफेसर ब्रह्मचारी ने अभी कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्होंने एक शब्द यूज़ किया कि आजकल का जो लाइफस्टाइल है और लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, या जो हमारा जो गट है,
जो आयुर्वेद में हम जिसको जठराग्नि बोलते हैं, जिसको हम पाचक अग्नि बोलते हैं, उसका आयुर्वेद में भी बहुत इम्पोर्टेंस है। इसी विषय को थोड़ा सा हम चर्चा को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। तुरंत वापस आते हैं, कहीं मत जाइए, आप देखते रहिए हमारा ये विशेष शो जिसका नाम है साइंस ऑफ आयुर्वेदा। अरे क्या हुआ? ये जोड़ों का दर्द ठीक ही नहीं हो रहा है। सब कुछ तो ट्राई करके देख लिया। आयुर्वेद भी? आजकल अच्छे वैद्य मिलते कहाँ हैं? हिमालय ही जाना पड़ेगा। चलो। नमस्कार, मैं जीवा आयुर्वेदा से डॉक्टर वैद्य गुप्ता बोल रहा हूँ। जीवा टेलीमेडिसिन के पास हैं 125 से ज्यादा आयुर्वेदिक डॉक्टर जो उपलब्ध हैं फोन पर। आर्थराइटिस, पेट, बीपी या अन्य कोई समस्या, जीवा के पास है उपचार। दवाइयाँ मिली ना? अब कैसी हैं आप? जिंदगी बदल गई। जीवा आयुर्वेदिक उपचार आपके द्वार। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं हमारा एक विशेष पेशकश, आज का एक विशेष एपिसोड जिसका नाम हमने रखा है साइंस ऑफ आयुर्वेदा। और हमारे साथ हैं विश्व विख्यात दो बड़े साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत काम किया है, हमारे देश में और विदेशों में भी काम किया है। ब्रेक पर जाने से पहले प्रोफेसर ब्रह्मचारी ने हमें बताया कि जो आयुर्वेद है उसमें एक पोटेंशियल सबसे बड़ा ये है कि वो लाइफस्टाइल, डाइट, इसके बारे में बहुत विशेष तौर पर ध्यान देता है। और आज के युग में अगर हम देखें तो आज लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आई थिंक इज द नंबर 1 कॉज ऑफ डिजीजेस। अभी जो बैक्टीरिया या वायरस था वो उसको भी पार कर गया है। और ये जो हमारी जो नॉलेज है आयुर्वेद में, जहाँ पर के आहार विहार, सात्विक भोजन, सात्विक विचार, आई थिंक दिस कैन प्ले ए बिग रोल इन द फ्यूचर ऑफ मेडिकल सिस्टम। तो गुप्ता जी क्या कहेंगे इस बारे में आप? देखिए, बिल्कुल आपने सत्य कहा जी। और जैसे डॉक्टर ब्रह्मचारी बोल रहे थे, आज एक नए मॉलिक्यूल बनाने की कॉस्ट $2 बिलियन है, इंक्लूडिंग द अप्रूवल। जी। 15 साल पेटेंट की लाइफ होती है। 10 साल तो प्रोसेस में गुजर जाते हैं। 5 साल बचते हैं कॉस्ट रिकवर करने के। इसका मतलब है जो अमीर से अमीर लोग हैं वो मेडिसिन अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। तो आज अफोर्डेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी का माध्यम क्या है? वो माध्यम है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन, इसमें वो वाला जो खास तौर से साइंटिफिक सिस्टम है, जिसका बेसिस साइंटिफिक है। हम क्यों नहीं आयुर्वेदा को इस्तेमाल करते रिसर्च के लिए, जिससे उसकी एफिकेसी हम बढ़ा सकें। जी। जिससे उसको ज्यादा मेजरेबल कर सकें, जिससे उस पर ज्यादा भरोसा लगा सकें। और हम आयुर्वेदा को क्यों नहीं यूजर फ्रेंडली बनाते? बिल्कुल। मतलब मेरा यूजर फ्रेंडली का मतलब कहने का ये है, सिंप्लीफाई करना, कि आयुर्वेदा के प्रिंसिपल्स, आयुर्वेदा के मैकेनिज्म आम भाषा में आम लोगों को क्यों नहीं समझ में ज्यादा आए। जैसे लोगों को मॉडर्न मेडिसिन समझ में आती है, मॉडर्न मेडिसिन की डायग्नोस्टिक समझ में आती है, उसी तरह आयुर्वेद समझ में आनी चाहिए। बिल्कुल। और इस दिशा में अगर हम कार्य करें, उसकी एफिकेसी बढ़ाने के लिए रिसर्च करें, इंटीग्रेटिव अप्रोच अडॉप्ट करें, कोई कारण नहीं है कि हिंदुस्तान दुनिया को खाली आईटी में लीड नहीं करेगा। जी। वो मेडिसिनल एरिया में लीड करेगा। और जब मेडिसिनल एरिया में लीड करेगा तो हमारी सिस्टम हिंदुस्तान को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का मॉडल देंगे। तो ये आपका सोल्यूशन होगा जो आज हम बात कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बड़ी ट्रबल में है। तो आई थिंक अगर हम ये पोटेंशियल जो हमारे पास है, ये खजाना जो हमारे पास है, इसको सही तरह से हम साइंस के साथ जोड़ करके अगर इसका यूटिलाइज करेंगे तो जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की हमारी इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ होगी। और डेफिनेटली जैसा कि हम भी देखते हैं सर कि हमारे पास जितने भी पेशेंट आते हैं आजकल, तो क्रॉनिक डिजीजेज या सो कॉल्ड जो इनक्योरेबल कंडीशंस या फिर जो है आजकल ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, ऐसे पेशेंट बहुत आ रहे हैं। और जीवा में हमने जो डेटा कलेक्ट किया है, आप तो सर हमारे साथ काम कर रहे हैं उसमें, तो वो जो डेटा हमने कलेक्ट किया है उसमें बड़े इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स अभी देखने को मिल रहे हैं। जैसे डिजीजेज हैं, हेपेटाइटिस है या और क्रोनिक डिजीज हैं जिसका कि बहुत अच्छा इलाज नहीं मिल पाता है। तो आयुर्वेद की जड़ी बूटियों में, आयुर्वेद का जो लाइफस्टाइल है, आयुर्वेद की जो डाइट है, आयुर्वेद का जो पूरा चिकित्सा सूत्र जो है, it is proving to be very beneficial. You see, there are 3 things in people accept. जी. Something that you can measure. जी. Something you are assured of quality. So Ayurvedic preparation and formulation needs
QC, quality control standards. जी. That a fingerprinting to say this is the product and this is what has been done. That's what you accept when you take a tablets of medicine, you open your aluminum foil. Right. You are confident that the product is the same thing that has been approved. Of course, there are spurious products. There are lots of problems, which is wrong. Same way, we don't want those negative publicity of bad Ayurvedic doctors prescribing wrong jari-buti mixed with some sort of steroids should not spoil. So that's a very important component. Third, these are based on medicinal plants, and as you know, about 250 major medicinal plants you are using. Taxol was one of them. When Taxol, people realized the Taxol got over. So we have to preserve those medicinal plants. That means we have to now back integrate the business to start on tissue culture, work science on this, take those medicinal plants, which I'm sure there are institutes of the Central Medicinal Plant Institute, there are traditional medicine centers of CSI laboratories and others who can come in and see the farmers actually replaces and starts cultivating. Right. You know, if our multinational company can grow potato with less starch and farmers grow them so that they can buy back and make you French fries. Same way, you have to create an integrated system where farmers will grow the plant that you need, that is procured by the industry, there is a buyback arrangement, and then quality standard is maintained. You know, I remember during my time, we released ashwagandha. 140 odd varieties were checked to see the gene expression level of the specific, and we could identify the very best products of ashwagandha plant, which was given to the farmers. So therefore, you have to also do quality standard of herbs, make sure those are micro-propagated, and then taken to the field to the farmer and buy back. This whole cycle has to be closed. Otherwise, one fine morning, you will see there is a shortage of plant and people will not get the medicine. तो डॉक्टर गुप्ता, जैसा TKDL आपने बनाया, तो हम आजकल ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारी जो हमारी जड़ी बूटियां हैं, उनके ऊपर रिसर्च हो रहा है अमेरिका में, यूरोप में, जापान में, जैसे टर्मरिक के ऊपर हुआ, जैसे कि जिंजर के ऊपर हुआ, ऐसे काफ़ी अर्जुन के ऊपर हुआ, एंड दे आर कन्फर्मिंग द सेम क्वालिटीज विच आर डिस्क्राइब्ड इन आवर शास्त्रास. तो ऐसा कुछ एक और कोई हम ऐसा डेटा बैंक तैयार करके ऐसा कुछ हो सकता है कि जो चीज़ें अगर 10-15 जड़ी बूटी पर ऑलरेडी रिसर्च हुआ है और दैट हैज़ बीन कम्प्लीटली इट इज सेम एज डिस्क्राइब्ड इन द एंशिएंट बुक्स, तो ऐसा कोई एक नया TKDL कोई बन जाए? देखिए, जिसमें हम उनकी क्वालिटीज को भी जो है डाल करके लोगों को बताएं. आपने बिल्कुल सही कहा. जो नॉलेज पब्लिक डोमेन में होती है वो पेटेंटेबल नहीं होती, चाहे उस पे गलती से पास में पेटेंट दिए गए हों. और जो पेटेंट डेटाबेसेस हैं, खाली मेडिसिनल के नहीं, किसी भी एरिया के, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट पूल ऑफ नॉलेज है. और अगर हम कहते हैं कि यूएस सुपर पावर है, यूरोप सुपर पावर था, जापान है, तो ये इसलिए नहीं इनके पास न्यूक्लियर वेपन है, वो इसलिए है कि इनके पास लार्जेस्ट नंबर ऑफ पेटेंट्स इनके लोगों के नाम हैं. तो उस पेटेंट डेटाबेसेस को मेडिसिनल प्लांट के लिए सर्च करा जा सकता है, यूटिलाइज करा जा सकता है विद इन द रेगुलेशंस जी, और हम उसको अपने आयुर्वेद से लिंक कर सकते हैं. और एक और बात देखिए, जो 2500 BC में फॉर्मुलेशन बनाई जी, चरक ने बनाई, सुश्रुत ने बनाई जी, वो उस समय की बायो कंडीशंस पे थी जी, उस समय की नेचर पे थी. आज पेस्टिसाइड है, आज नेचर बदल चुकी है, आज पोल्यूशन है, पोल्यूशन, जो पेशेंट भी बदल चुका है. तो पेशेंट भी बदल चुका है. तो उस फॉर्मुलेशन को हम एज इट इज यूज कर रहे हैं, उसमें चेंज चाहिए ना जी, तभी तो वो ज्यादा एफिकेसी देगी. बिल्कुल. तो इन सब बातों पे मॉडर्न साइंस को, मॉडर्न केमिस्ट्री को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, जरूरी इन्वॉल्व करना पड़ेगा. फिर हम अपनी नॉलेज को इन सब को कॉम्बिनेशन करके टारगेट करें कि आखिर में हमारा काम है लोगों को बीमारी से दूर करना. जी देखिए, बहुत अच्छा डिस्कशन आज हमारे यहाँ चल रहा है इस शो में, साइंस ऑफ आयुर्वेदा, और समय का हमारे पास हमेशा अभाव रहता है. तो जाते जाते मैं आपसे कुछ फाइनल कमेंट्स, आप कुछ हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहते हैं आयुर्वेद के बारे में, साइंस के बारे में, जो भी आप कहना चाहते हैं.
देखिए, जो नॉलेज हम लोग सोचा था लेबोरेटरी में बनेगा, अभी खुद पीपल इज प्रोवाइडिंग दैट नॉलेज टुडे यूजिंग वेयरेबल्स डिवाइसेस. देयर आर क्लिनिकल ट्रायल्स रनिंग वेयर पीपल आर वर्क एट देयर ओन होम. I believe Ayurveda need to create wiki, which people can search, link where scientific connectivities are there. It should connect to food because tomorrow is nutritional genomics is coming. Nutrition is going to be the big thing. And I believe the medicine of tomorrow is not going to be chemicals. Chemicals, Mendeleev periodic table came only, chemistry small. Tomorrow's medicine is going to be food. And every chronic disease, every health, your gut bacteria balancing, everything will happen through food. So Ayurveda, food is a major component. So I suggest that if Ayurveda to be more precision, more high efficacy, as Dr. Gupta ji has mentioned, we need to integrate the knowledge of modern science with a focus that tomorrow's medicine is food. डॉक्टर गुप्ता, आपका दर्शकों के लिए एक हेल्थ फॉर ऑल एक बड़ा टारगेट है जी. मेरा ये विश्वास है आने वाले समय में हिंदुस्तान उसमें मेजर कंट्रीब्यूशन करेगा. और कारण ये है कि हिंदुस्तान की धरोहर एक आयुर्वेदा है. तो आयुर्वेद हेल्थ फॉर ऑल में जी मेजर कंट्रीब्यूटर करेगा, करना चाहिए और इसके लिए हिंदुस्तान को प्रयास करना चाहिए. जी. देखिए, SDS दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल जो साइन किया है, क्लॉज 3, ये वर्ड है हेल्थ फॉर ऑल. जी. देयरफॉर आई थिंक traditional knowledge-based medicine of India must make major contribution, as Dr. Gupta ji said. And you have to play, people like you have to take lead and bring all people together and see what can be done the best. तो सर बहुत बहुत थैंक यू, आज आपने अपना कीमती समय निकाला, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद. बहुत बड़ा अच्छा डिस्कशन हुआ और दर्शकों आपने भी देखा कि किस प्रकार से हमारा जो आयुर्वेद है इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत कुछ ये हमारे देश को नहीं पूरे विश्व को दे सकता है. जहाँ तक हेल्थ की बात करें तो आयुर्वेद पूरे विश्व को, जब हम हेल्थ की बात करते हैं, हेल्थ फॉर ऑल की बात करते हैं, वहाँ पर आयुर्वेद एक बहुत अहम भूमिका निभा सकता है. ज़रूरत है हमें आयुर्वेद को समझने की, आयुर्वेद को प्रैक्टिस करने की. और मुझे उम्मीद है कि इस शो के बाद आपका विश्वास थोड़ा और बढ़ेगा आयुर्वेद में, आप आयुर्वेद को प्रैक्टिस करेंगे. आप यूं ही हमारा शो देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए. नमस्कार. नमस्कार जी.